नमस्कार, स्वागत है अशोक यादव। जब भी ये नाम हम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीति में एक भूचाल भी हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम अशोक यादव की बात करें तो उनका अपना एक अलग अंदाज, अपनी एक अलग बात करने का तरीका और बयानों पर अपना एक अलग जवाब देने का अंदाज उनका पहचान दिलाता है। तो इस वक्त फिरोज़ाबाद में वो मौजूद हैं, तो सीधे ही उनसे बात करेंगे कि आखिरकार उनके कई दौरे फिरोज़ाबाद में लग रहे हैं। क्या 27 में इलेक्शन को लेकर क्या कुछ है, आइए सीधे बात करते हैं। सुबह स्वागत है और शुरुआत में करती हूँ आपसे कि आपके फिरोजाबाद में कई दौरे लग रहे हैं, इलेक्शन को लेकर क्या कुछ मन में चल रहा है? देखो, आज ये रेहान साहब है ना, डॉक्टर रेहान, जी। ये कई मरतबा इंडिया और ये सब लोग मुझसे जिक्र कर चुके थे कि कभी आओ मेरे पास। आज ही वक्त था, आज उनकी कुनबे में एक शादी थी। अच्छा। मैंने कहा लेकिन फिर भी जाऊंगा मैं। तो आज तो बुनियादी तौर पे इसलिए आया था, लेकिन आप मुझे कम करके आंक रही हैं फिरोजाबाद। मैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में जा रहा हूँ। मैं तो अभी इटावा गया था, जहाँ कोई जाता नहीं है। नहीं नहीं, सिर्फ फिरोजाबाद से मेरा ताल्लुक नहीं है। मेरा सियासत का ताल्लुक है पूरे उत्तर प्रदेश से। जिला मेरे लिए छोटी चीज़ है। जी। और जो मैंने लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं सियासी, वो अब मैं तो बड़ा मिनिस्टर रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं था। मेरे लिए डिस्ट्रिक्ट की पॉलिटिक्स, कोई आज भी मेरा दौरा देखोगे आप तो मैं एटा के बॉर्डर पे आऊँगा, फिर लौटूंगा। आज तो ये डॉक्टर रेहान के इस मेडिकल कॉलेज के लिए इंडिया हमारा बहुत पुराना आदमी है, कई बार जिक्र हो चुका था, आज इसलिए आता है। लेकिन आप जो सवाल कर रही हैं वो सियासी सवाल ये है कि हम लोग जैसे इटावा में एक यादव लड़के ने सुसाइड कर लिया। अब ये समाजवादी पार्टी के लोग इटावा में रहते हैं या वहाँ से 10 किलोमीटर दूर सैफई में रहते, ये लोग वहाँ गए नहीं। तो मुझे 10 बसें भर के गई वहाँ जसवंत नगर और इटावा से कि साहब हमारे साथ सुसाइड कर लिया हमारे आदमी ने, और कोई आया नहीं, और जिन्हें आना चाहिए था वो भी नहीं आया। मैं बार बार किसका नाम लूँ। तो मैं उस दिन शिकोहाबाद में नहीं था, मैं दिल्ली में था। तो मैं 300 किलोमीटर चल के गया, और वो जो 13 किलोमीटर पे रह रहे हैं वो लोग गए नहीं वहाँ। तो ये आप, अच्छा अगर मैं इटावा जा रहा हूँ तो आप कैसे, जिले की बात तो नहीं हुई ना, फिर तो पूरे सूबे की बात तो हो क्या गई। हम मान सकते हैं मंत्री जी, M22 समीकरण पे जो बात होती है, राजनीति होती है, वो केवल एक दिखावा है या छल है, मान सकते हैं? आप देखिए क्या ऐसा है, कहेंगे? मैं आपको बताऊँ, अगर आप MY समीकरण की बात करो ना, तो लालू को तो मैं मानता हूँ, वो मुसलमानों का बहुत बड़ा नेता है हिंदुस्तान का। मुलायम सिंह कभी मुसलमानों के नेता नहीं रहे। उनके ज़माने में ऐसा नहीं हुआ, एक मुसलमान के भरोसे रहते थे। उन्होंने 100 मुसलमानों को भरा नहीं किया, एक को, जैसे आदम खान को 2000 करोड़ रुपया दिया उन्होंने। काहे बात कर दिया, वो अगर सबको बांट देते और किसी को कुछ नहीं। या संभल में एक MP रहे, उनका नाम लेना बेकार है, 2 3 4 लीडर्स, यादवों में अपने परिवार के अलावा कोई नहीं। तो पूरी कौम थोड़ी इसके लिए खड़ी हो जाएगी, पूरी कौम नहीं खड़ी हो जाएगी। यादवों में उनका लीडरशिप का मतलब है अपना परिवार, बाहर का कोई यादव नहीं। तो MY लेकिन वो समीकरण, तो पीडीए की बात कर रहे हैं, नहीं नहीं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, तो पीडीए पर आप क्या कहेंगे? मैं बात सुनो, वो मैं, मेरी तालीम भी बहुत है ना। वो PDA की बात दिखावा है। पिछली बार भी ना, अब आप इस इलेक्शन में देखिएगा क्या होता है। PDA की बात कहाँ से कर लोगे आप? यादव MP बना रहे तो सब अपने घर के बना, कहाँ का PDA है यार? दिखावा मानूं? तो दिखावे का बाप है ये, दिखावा थोड़ी है। आप 7 MP आपने यादव बनाए, वो सब अपने परिवार के, सब अपने परिवार के। काहे का PDA यार, काहे का? मंत्री जी, अगर हम प्रदेश की बात करें, चूंकि आप मंत्री रहे रहे हैं, प्रदेश में जैसे कि अभी बिहार में इलेक्शन चल रहा है, मोदी जी कह रहे हैं कि बिहार को जंगल राज से मुक्त करना है, जंगल, और वहीं उसी बिहार में मतलब दिन दहाड़े प्रत्याशी की हत्या हो जाना और समर्थकों पर मतलब ख़त्म करना जंगल राज बिहार में, और वहीं उसी बिहार में मतलब दिन दहाड़े प्रत्याशी की हत्या हो जाना और समर्थकों पर मतलब पथराव होना, हमला होना, क्या मानते हैं वहाँ ये की मुनासिब बात नहीं है कानून व्यवस्था कैसी है? भाई। अभी तो थे ना नीतीश कुमार 10 साल से, तब क्यों नहीं जंगल राज खत्म कर दिया? अब ये एन दिन की बात आई, ये सब पॉलिटिकल बातें हैं और इलेक्शन के दौर में सब लोग करते हैं। इन बातों के कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो अपने मिजाज से अपने, अब वैसे बताइए, अब जो महिलाओं को पैसा दे रहे हैं, और 6 महीने पहले क्यों नहीं दिया यार? साल भर पहले क्यों नहीं दिया? अभी क्यों याद आ रहा? वहाँ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ये हो गई है, ये प्रशांत किशोर, आई एम श्योर एंड आई एम 100% श्योर, वो सीटें नहीं लेंगे।
लेकिन वो जागरूक कर रहा है पूरे बिहार को। तो वहाँ देखो, मैंने कहा कि वहाँ पॉलिटिक्स दो तरीके की है। एक लालू जी जो करते वो हैं, या लालू जी से जब कोई खिलाफ होता है। आपको मालूम है, बिहार की जब हम बात करते हैं तो बिहार हिंदुस्तान की राजधानी थी। जो मगध प्रदेश था वो हिंदुस्तान की राजधानी थी। चंद्रगुप्त वहाँ का नेता रहा, वहाँ का राजा रहा, अशोक सम्राट रहे। सबसे ज़्यादा चंद्रगुप्त के ज़माने में, अशोक सम्राट के ज़माने में अगर आप चले जाओ 2500 साल पहले, बुद्ध ने सारा काम वहाँ किया, महावीर ने सारा काम वहाँ किया। अगर आप चंद्रगुप्त के ज़माने में जाओ, यानी 2500 साल पहले, तो हिंदुस्तान की जीडीपी थी 24%। पूरी दुनिया जितना पैसा कमाती थी उसका 24% हमारे पास था। अकबर के ज़माने में जीडीपी थी 26%। पूरी दुनिया जो कमाती थी उसमें हमारा हिस्सा 26%। अब क्या है, 6% है जीडीपी। तो वो बात नहीं है। बिहार हिंदुस्तान की राजधानी रही है, हिंदुस्तान की राजधानी रही है। तो बिहार में पॉलिटिक्स भी बड़ी है, बिहार में सब कुछ बड़ा है। बिहार में पॉलिटिक्स है या डेवलपमेंट या बदलाव भी हो रहा है? देखो, मैं ये बात इसलिए पूरी तरीके से कह नहीं सकता हूँ। बिहार में जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, ये ईमानदारी की बात है। और जो क्रिमिनल्स उन्होंने अपने साथ में मिनिस्टर बनाए हैं, कब सबका नाम लेने का फ़ायदा नहीं, बहुत मामूली लोग हैं, तो वो भी कोई अच्छा मैसेज नहीं दे। तो इसलिए बिहार की तस्वीर साफ नहीं है। आज आप कहो कि ये हो जाएगा, वो ठीक नहीं है। 14 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, मैं अपनी ज़ुबान क्यों ख़राब करूँ? क्या लगता है समीकरण क्या कह रहे हैं इस बार? क्या पूछ रही हो? भाई अब कोई ये कैसे कह दे कि भाई बेटा होगा कि बेटी? अंदाज में बोल सकते हैं आप, भाई इशारों में। मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ का प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल तलब बात है। और ये एक सियासी आदमी के लिए क्या लगता है कि बिहार की कुर्सी युवाओं के हाथों में चली जाएगी? ऐसा है ना, प्रशांत किशोर में वो कैपेसिटी नहीं है कि वो यूथ को अट्रैक्ट कर ले। और वहाँ पॉलिटिक्स 100% बैकवर्ड क्लास में चली गई है, बैकवर्ड क्लास में चली गई है। और मुसलमान, यादव और बैकवर्ड कम्युनिटीज़ उसको सपोर्ट करती हैं। इसलिए अपर कास्ट का आदमी वहाँ कुछ हो नहीं सकता। वहाँ जो यादव है और मुसलमान है, जो उनकी तादाद है ना, वो जिधर वोट करेगी उसकी सरकार बनेगी। ठीक है। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, वहीं उसी देश में एक समाजवादी पार्टी की अल्पसंख्यक सांसद इकरा हसन चौधरी, उन पर जिस तरह से बयानबाजी की जाती है, उन पर जातिवादी शब्दों से उनको संबोधित किया जाता है, क्या मानते हैं? क्या नाटक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? इकरा हसन बहुत बड़े ख़ानदान की मेंबर पार्लियामेंट है। इकरा हसन की तालीम वहाँ से भी हुई है जहाँ जवाहरलाल नेहरू पढ़े हैं। इकरा हसन का परिवार बहुत सियासी परिवार है और वो बहुत इंसानियत है उसमें, बहुत लाजवाब एमपी है। जो लोग भी उसको कमतर आंक रहे हैं वो उसको और बड़ा नेता बनाने के लिए, उसके लिए छोटी बात करना मतलब अपनी ज़ुबान ख़राब करना, वो इतनी बड़ी है। उसकी तालीम, मैंने कहा ना, जहाँ जवाहरलाल नेहरू पढ़े यार, वहाँ तो पढ़ी है वो, उसको कमतर कैसे आंक सकते हो? बहुत बड़ी लीडर है। मेरी उसके लिए दुआएं हैं कि वो और बड़ी बने और बहुत अच्छी इंसान है। आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, कुछ दिन पहले इस पर बहुत बवाल हुआ था। और अगर मैं कहूँ कि अपने धर्म से, धर्म गुरुओं से प्यार करना कहाँ तक गलत है, और यदि गलत है तो उन पर लाठीचार्ज क्यों? कुछ भी गलत नहीं, कोई भी अपने मजहब में कुछ भी कहे, कुछ भी गलत नहीं। ये एक बात बताओ, एक रंग में कहीं मुल्क थोड़ी रंग दोगे आप पेंटर को, ये थोड़ी सब रंग रहेंगे, सारे रंग रहेंगे दीवार। कोई गलत बात है, कोई भी कुछ कह सकता है। जो जिस मजहब में है वो अपने मजहब को जिंदाबाद कर सकता, कोई बुरा नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब हमारी सरकार बन जाएगी तो हम वक्फ बिल खत्म कर देंगे, कूड़ेदान में डाल देंगे। क्या लगता है आप हैं वक्फ बिल पे क्या बोले? दो बातें बताता हूँ। वक्फ वो था, वो प्रॉपर्टीज़ थी जो एनिमी प्रॉपर्टी बन गई थी। जो लोग मुल्क छोड़ के चले गए थे, जो लोग पाकिस्तान में हिजरत कर गए थे, जो पाकिस्तान में माइग्रेट कर गए थे, तो उनकी यहाँ प्रॉपर्टी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कह दिया था कि भाई इनकी प्रॉपर्टी सीज कर लो, अब कुछ बचा नहीं। तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ वक्फ में चली गई। अब वक्फ के जो लोग थे वो कुछ गैर जिम्मेदाराना भी लोग बन गए, तो वो अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए उसका गलत इस्तेमाल करने लगे। वक्फ की प्रॉपर्टी अगर सही पूछा जाए तो मुल्क की प्रॉपर्टी है, लेकिन कुछ लोगों का उस पर हक हो गया, उसका मिसयूज़ होने लगा, ये बात है।
लेकिन इतनी जल्दी उस एक्ट को ख़त्म नहीं कर सकते आप। ये एक्ट आज़ादी के वक्त का बना हुआ है और उसे पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे हाउसेस से उसे पास किया था। जब मैं अपना मुल्क छोड़ जाऊंगा तो मेरी प्रॉपर्टी तो मुल्क ले लेगा ना, तो उसे ऐसा थोड़े आपके कहने से कुछ हो जाएगा। उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है, संवैधानिक तरीका है, उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना पड़ेगा, बोर्ड में चैलेंज करना पड़ेगा। भाई हमने आरक्षण लड़ा, आरक्षण काटा, 27% मिलता था, 7% कर दिया यादवों का, मुसलमानों का, पिछड़े कौमों। हमारी सरकार ने किया, मैं अपनी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया, 17 मुकदमे मेरे लगे, लेकिन यार मैं तो जीत गया, मैं तो सुप्रीम कोर्ट से जीता, तो मैं हिंदुस्तान का बड़ा नेता बन गया बिना एमएलए बने। और मेरी रैली हुई तो उसमें ऐसा हिंदुस्तान का कोई बड़ा नेता नहीं था, आया नहीं, 6-7 लाख लोग आए। आप बड़े कॉज के लिए, बड़े मशरब के लिए अगर लड़ते हैं तभी आप लीडर बनते हैं। हाँ, ये उसका सेंटिमेंट है। दिक्कत क्या है, पढ़े लिखे लोगों की कमी है। अगर वो ये भी कह देता कि भाई जीतने दो तो हम वक्फ के कानून बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे, कुएं में डाल देंगे, ये निकलना चाहिए। ये इतना आसान काम है। बसपा सुप्रीमो मायावती जी का भी बयान आया है, उन्होंने कहा है कि भाजपा और सपा ये जातिवाद की पार्टियां हैं, जातिवाद फैलाने का काम करती हैं। क्या लगता है इस बयान? मायावती की रैली भाजपा ने कराई है। अभी तो जुबान आ गई उनके, 5-7-10 साल से तो दिखी नहीं, कहाँ थी। तमाम दलित, जबकि कहा जाता है कि वो दलितों की मसीहा है। आप बताओ, मेरे साथ तो मुख्यमंत्री मुझसे तो बहुत सलाह मशवरा करती थी। उनके कहने से मैंने भरतना सीट जिताई। जीत नहीं सकती थी, मायावती चीफ मिनिस्टर थी, मैंने इटावा जिताई, तो मैं जानता हूँ ना उनको। ये रैली कराई बीजेपी ने, अब वो रैली हो गई बड़ी, फिर वो कहने लगी मैं ये करूँगी, मैं ये करूँगी। यार आप पर लोग शक करेंगे। हाँ, आप डिस्टर्ब कर सकती हो, सरकार छोड़ दीजिए, कितनी सीटें आएंगी अभी कहना ठीक है, लेकिन वो अभी कहाँ थी यार, 10-12 साल हो गए उनको, तो बहुत दिन बाद घर से निकली है, तो उनका कोई मायने नहीं है, कोई मायने नहीं। SIR के बाद अब कई राज्यों में इसको लागू किया जा रहा है, कहाँ तक सही है और इससे कितने बेनिफिट होंगे? देखिए, FIR में अभी कॉन्स्टिट्यूशनल उसे चेक करना पड़ेगा, इसमें क्या कॉम्बिनेशंस की ये बात कर रहे हैं, क्या एक्ट की कर रहे हैं, अभी कह दिया गया है। उसका लीगल मतलब जो है ना, उसको एनालाइज किसी ने नहीं किया। तो येट टू सी द थिंग्स, हाउ डू यू अप्रोच एंड अपोज द थिंग्स, वी वुड हैव टू एनालाइज एवरीथिंग। ठीक है मंत्री जी, एक खास सवाल ये, चूँकि आप जहाँ खड़े हैं ये एक मेडिकल कॉलेज है और FH मेडिकल कॉलेज है, और मैं स्वास्थ्य सेवाओं की बात करूं तो क्या लगता है आज की डेट में सरकारी अस्पतालों में लोग ना जाने की वजह प्राइवेट की तरफ भाग रहे हैं? क्या वजह है, क्यों हालात नहीं सुधर रहे हैं? डॉक्टर रेहान सुलझा हुआ परिवार है, अच्छे लोग हैं, और मैं समझता हूँ हम लोग भी चाहेंगे इनकी OPD 2000 से लेकर 10,000 हो जाए। नहीं, लेकिन सरकार तो ये दावा करती है। नहीं, ऐसा है ना, कि सरकार सस्ता इलाज दिया जाए, बढ़िया इलाज दिया जाए। वजह सुन लो आप। अभी SN मेडिकल कॉलेज में मेरा एक बहुत जानने वाला कोई आदमी था, वो दिखाने गया तो मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर को कहना पड़ा, ब्रजेश पाठक को। उनके सेक्रेटरी ने फ़ोन किया, तब लोग आए। सरकार में वो सबके लिए नहीं होती है, सरकार कुछ लोगों के लिए होती है, और प्राइवेट हॉस्पिटल सबके लिए होता है। तो ये इसीलिए बड़े हो जाते हैं। सरकार के हॉस्पिटल कहाँ बड़े हो रहे हैं? ये FH कॉलेज तो बढ़ता चला जा रहा है। 2000 की OPD है, देखना आप 6 महीने में पहुँचेगी 6000 की, और हम लोग चाहेंगे पहुँचे, हमारी जो मदद होगी हम करेंगे। मूलतः आप शिकाहाबाद के यानी फिरोजाबाद के निवासी हैं आप, और अगर मैं बात करूं आज किसान, ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं तो हर वर्ष खाद यूरिया के लिए किसान लाइनों में लगता है, परेशान होता है, उसके बावजूद भी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं इस मुद्दे को उठाना नहीं चाहती। क्या मानते हैं आप? देखो, ऐसा है ना, इस सीजन में खासकर समाजवादी पार्टी की बात मैं करूं, क्योंकि उन्हीं के सांसद हैं और विधायक और सांसद जैसे बन जाते हैं, उस पर अभी तबसरा करना ठीक नहीं है। वो इस लायक नहीं है कि बन जाएं। अब बताओ, इटावा से MP चल के क्यों आता? हमारी बेवकूफ़ी है ना, हम 25 लाख की आबादी में अपना आदमी नहीं चुन पाते, वहाँ से बुलाते। तो ये तो हमारी कमी है। विधायक कैसे बनते हैं, वो उनमें सलीका नहीं है, क्या होता है उस पर मैं भी नहीं जानता। उनकी कोई क्वालिफिकेशन, काबिलियत नहीं है, इसलिए वो बोल नहीं सकते। अच्छा, आपके साथ बहुत आप इंटरव्यू करते हैं सबका, इनमें से कोई बात कर सकता है इतनी? कुछ जानते हैं तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो ना। कुछ नहीं, उनके बस का नहीं है, इस पर बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। क्या कहेंगे, किसान खाद यूरिया के लिए बेहद परेशान? बिल्कुल गलत बात है, और सेंटर को इंटरवीन करना चाहिए, किसानों की मदद करनी चाहिए। ये अगर MP MLA नहीं कर पा रहे हैं तो अगली बार उनका हिसाब करना चाहिए, ये मैं कहना चाहूँ।
किसी का नाम लेने का फ़ायदा नहीं। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा है, इलेक्शन टाइम है बिहार में 27 में विधानसभा इलेक्शन, तो फिरोजाबाद की अगर हम बात करें, चूंकि अभी से ही कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो अंदर खाने तैयारी कर रही हैं, लॉलीपॉप देने का भी काम कर रही हैं, रुझाने का भी वोटर्स को काम कर रही हैं, आप कुछ क्या कहेंगे? अशोक यादव जी क्या कहेंगे? ऐसा है ना, अभी यूपी का इलेक्शन शुरू होगा बिहार के चुनाव के परिणामों के बाद। बिहार के चुनाव के जो नतीजे आएंगे वो उत्तर प्रदेश का मुस्तकबिल तय करेंगे। अगर जीत गए तो यहाँ हालात अलग होंगे, अगर हार गए तो हालात अलग होंगे। बिहार के चुनाव तय करेंगे, बिहार के चुनाव के बाद अपन बात करेंगे। क्या लगता है फर्क पड़ेगा इस बार इंडिया गठबंधन? भाई देखिए, कारण क्या है ना, उत्तर प्रदेश में बिहार का जो कास्ट एनालिसिस है, जो कास्ट कॉम्बिनेशन है, जितने ज़्यादा मुसलमान वहाँ है, बड़ा वोटर 40%, वही उत्तर प्रदेश का है। तो एकदम फर्क पड़ेगा, इसलिए अपन 14 नवंबर के बाद बात करें। मैं चाहती हूँ मंत्री जी, आप हमेशा कोई ना कोई अपनी बात या कोई कटाक्ष करते हैं तो शायराना अंदाज में करते हैं। एक शायरी चलते चलते एक शायरी हो जाए क्या? ये सब दुरुस्त है कि तुम बुत भी हो खुदा भी। जी, ये सब दुरुस्त है कि तुम बुत भी हो खुदा भी। ये पॉलिटिकल सिस्टम के लिए कह रहा हूँ। ये सब दुरुस्त है कि तुम बुत भी हो खुदा भी, मगर न्याज के काबिल अभी दिल नहीं रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ पूर्व मंत्री अशोक यादव जी इस वक्त मौजूद हैं। उन्होंने कई सवालों पे सीधे हमसे चर्चा की। देखते रहें आर के टीवी। नमस्कार।